राघव अग्रवाल, इनका सवाल ऐसा है कि अभी जो ग्लोबलाइजेशन बना है, ये ग्लोबलाइजेशन का रूपांतरण फिर से दूसरे, इसमें आपने राष्ट्रीयकरण कहा, तो राष्ट्रीयकरण और ग्लोबलाइजेशन का कोई वैसे संबंध नहीं है। आपको कहना ऐसा है कि एक जो मर्यादित अर्थव्यवस्था होती है, जिसको बंदिस्त अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, कि राष्ट्र तय करता है, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के आधार पर, कि हमारी अर्थव्यवस्था को हम प्रोटेक्टेड अर्थव्यवस्था रखेंगे, जो हमारे देश की आज तक थी, 91 के पहले तक थी और आज भी कुछ हद तक है। उस ढंग की अर्थव्यवस्था रखने का अधिकार फिर से सभी दुनिया में शुरू होगा। शुरू होगा नहीं, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यूरोप में शुरू हो चुका है। यूरोप में कई देशों ने कई चीजों पर, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन में आप किसी भी चीज को बंद नहीं कर सकते। अगर कोई देश आपके देश में आकर कोई सामान बेचना चाहता है तो आप बंद नहीं कर सकते। ये कानून के खिलाफ, डब्ल्यूटीओ के कानून के खिलाफ। आपने उस पर ऑलरेडी साइन किया है। इसके बावजूद कई देशों ने ये निर्णय लिए कि नहीं, हम इन चीजों को हमारे देश में नहीं आने देंगे, हमारे देश के लोगों का नुकसान नहीं होने देंगे। कई चीजों के बारे में ये निर्णय अनेक देश लेने लग गए। जो आगे बढ़ चुके थे वो पीछे आ रहे। यूरोप उसका बहुत अच्छा उदाहरण है, ब्रिटेन उसका एक उदाहरण है। ब्रिटेन तो पूरी तरह से उसमें से बाहर ही पड़ा, यूरोप संघ था उसमें से। तो ये कई देश ये निर्णय ले रहे हैं। भाई, पहले कैपिटलिज्म का उदय हुआ, उसको ब्रेक लगाने के लिए मार्क्सवाद तैयार हुआ, उसमें से अलग अलग सिस्टम्स निर्माण हुई। फिर ये कैपिटलिज्म में जो अंतर्विरोध थे कि कई लोगों का शोषण कर कर कैपिटलिज्म आगे बढ़ता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए ये समाजवादी अर्थव्यवस्था आई, जिसमें कम्युनिज्म की हिंसा भी नहीं थी और लिबर्टी भी थी। और उसी व्यवस्था में वेलफेयर स्टेट आए। वेलफेयर स्टेट का मतलब ही ये था कि ये अमीर लोगों से कैपिटलिज्म में जो निर्माण होता है वो लो, और सरकार गरीबों में उसको बांटे, उसका फायदा गरीबों तक पहुंचाए। ये वेलफेयर स्टेट की कल्पना है। तो ये बदलाव तो होते रहे। अभी ग्लोबलाइजेशन आया तो उसमें भी बदलाव देश में, पूरे दुनिया में हो ही रहे हैं। भारत में भी वो होंगे, होने चाहिए, नहीं तो मरेंगे। भारत की 60-70% जनता मरेगी, और वो मरेगी तो क्या करेगी? कल्पना कीजिए ना, कल 15 करोड़ लोग अगर बेकार है, बेरोजगार है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, जीने के लिए सम्मान पूर्वक जीवन नहीं है, तो वो क्या करेंगे? कितने दिन तक चुप बैठे रहेंगे? कितने दिन तक भारत पाकिस्तान करते बैठेंगे? कितने दिन तक हिंदू हिंदू करते बैठेंगे, या फिर मुसलमान मुसलमान करते बैठेंगे? पेट का सवाल होगा। और केवल पेट का सवाल नहीं है, खाने को मिलने से प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, रोजगार से प्रतिष्ठा मिलती है। बेकार व्यक्ति को घर में भी कीमत नहीं होती। ठीक है, हमारी फैमिली जैसी है कि संभाल लेती है, लेकिन कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है उसको। कोई लड़की उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं, और लड़की को भी कोई कीमत नहीं होती है आज के जमाने में, अगर वो बेकार है, बेरोजगार है। तो इसलिए रोजगार प्राप्त होना है हर एक को, तो भी हमको देश की अर्थव्यवस्था बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये जागतिकीकरण में बेरोजगारी बढ़ना इनएविटेबल है। ये इसके अंतर विरोधी है। बेरोजगारी बढ़ते ही जाती है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, इंसान की आवश्यकता नहीं है, कई काम बिना इंसान के हो जाते हैं, तो बेरोजगारी तो बढ़नी वाली है। तो विकास किसके लिए? देश के लिए विकास। देश का विकास यानी क्या? भाई, देश के नागरिकों का विकास होना चाहिए ना। देश के नागरिकों का विकास यानी देश का विकास। नहीं तो देश चांद पर जा रहा है और यहां भूखे मर रहे हैं, ऐसा चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा ना। तो इसलिए हमको ये सभी व्याख्याएं बदलनी पड़ती है, और अर्थव्यवस्था के चक्र भी घुमाने पड़ते हैं। और ये बहुत सुंदर अवसर किसानों ने लाया है, अर्थव्यवस्था का चक्र घुमाने का। और इस अवसर का फायदा मोदी जी ने उठाना चाहिए। और मोदी जी के सामने एक बहुत सुंदर सुनहरा अवसर है संत बनने का, और सही माने में देश का तारणहार बनने का। तो देश का तारणहार बनने का अवसर उन्होंने उठाना चाहिए।